tax planning with reference to capital gains. Basically, what I am starting from today is the strategies for effective tax management. What's the agenda is? The agenda is to introduce what the concept of capital gain is, the types of capital gains, tax rates and its regulations, and we will discuss the strategies for tax planning. First, we introduce the capital gains. Capital gain मतलब क्या है? Capital gain refer to the increase in the value of a capital asset. जब आप किसी capital gain किसको रेफर कर रहा है? Increase in the value of the capital asset. Capital asset क्या है? Such as stocks, bonds, real estate or other investment. Stock, bond, real estate or other investment that give it a higher worth than the purchase price. कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो आप विदहोल्ड करते हैं, रोक रहे, पोजेस कर रहे हैं फॉर अ इफेक्टिव टाइम पीरियड, जिससे कि जिस प्राइस में आपने उसे परचेज किया है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम पीरियड. तो गेन इज नॉट रियलाइज अंटिल द एसेट इज सोल्ड. जब तक आप उस एसेट को बेचेंगे ही नहीं, तब तक आप उस गेन को रियलाइज नहीं कर सकते. So capital asset can be classified into two categories based on the holding period of the asset. कितने समय तक आपने उसे होल्ड किया है उसके बेसिस पर कैपिटल एसेट्स हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म definitely as a term says in itself, it is the gain from the sale of assets held for 1 year or less. ऐसे सारे गेन जो एक साल या एक साल से कम टाइम पीरियड के लिए होल्ड किए गए हैं वो हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. These are usually taxed at the individual's ordinary income tax rate. ये जनरली हमारे टैक्स होते हैं. जनरली आप इसे लिखते हैं किसके लिए, कब तक के लिए, जब हम इसे ऑर्डिनरी टैक्स रेट पे हम शो करते हैं. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हमारे हैं गेन्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर. एक साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए जो आपने एसेट्स सिक्योर करी हैं, होल्ड करी हैं, वो हमारे को देते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. दीज आर जनरली टैक्स एट अ लोअर रेट देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. इस पे कंपैरेटिवली लोअर रेट पे टैक्स लगता है इन कंपैरिजन टू दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आर जनरली टैक्स एट अ higher rate in comparison to the LTCG, often depending on the individual's income level and final filing status. ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे इंडिविजुअल की इनकम लेवल क्या है और उसका फाइलिंग का स्टेटस क्या है. Understanding capital gains is important for tax planning and investment strategies as it affects the net returns on investment. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज एसेट आज की डेट में परचेज करी और उसको आपने 5 इयर्स तक पोजेस किया. जब आपने उसे परचेज किया था तब उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी और आफ्टर 5 इयर्स वो वैल्यू हो गई है 7 लाख रुपीज़. तो आफ्टर 7 इयर्स 5 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद जब उसकी वैल्यू 7 लाख रुपीज़ हुई है तो वो जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो प्राइस में एप्रिसिएशन है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो कहलाता है हमारा कैपिटल गेन. और ये क्या हुआ, बिकॉज आई एम होल्डिंग द एसेट फॉर जनरली फॉर अ पीरियड ओवर देन अ ईयर, मोर देन अ ईयर, तो ये मेरा बन जाता है LTCG. अगर यही आप विद इन अ ईयर करेंगे, एक साल या उससे कम समय के लिए, तो ये बनेगा हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कम टाइम पे ज़्यादा रेट पे टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कम रेट पे टैक्स लगता है इन कंपेयर टू LTCG. हमारे इम्पोर्टेंस क्या है टैक्स प्लानिंग की? Why tax planning is important or crucial? Tax planning for capital gains is crucial for several reasons. कुछ important reasons हैं हमारे, several reasons हैं जिसके लिए ये हमारा important है. सबसे पहले ये important है हमारे लिए tax minimization के लिए. Proper planning can help minimize the amount of taxes owed on capital gains by understanding tax laws and using strategies such as holding investments for more than 1 year to qualify for lower long-term capital gain tax rates. Investors can reduce their tax liability. अब
तो अगर ज़्यादा कम टैक्स पे करना है तो आपको, अगर आप एसेट को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आपका डेफिनेटली जो टैक्स स्लैब है वही कम हो जाएगा, और इन दिस वे यू कैन रिड्यूस योर टैक्स liability. On the other hand, it helps in maximization of the returns. Efficient tax planning can maximize the after-tax return on investment. ये आफ्टर टैक्स रिटर्न्स को और इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज करता है. बाय मिनिमाइजिंग टैक्सेस, इन्वेस्टर्स कैन कीप मोर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट गेन्स, देयर बाय इनहेंसिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस. इसकी वजह से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर टैक्स प्लानिंग के साथ, और आपके रिटर्न्स को ये मैक्सिमाइज करता है. टाइमिंग ऑफ सेल्स. Strategic timing of asset sales can significantly impact the amount of taxes owed. कितना टाइमिंग है आपके एसेट सेल का, जिस पॉइंट पे आप अपनी एसेट को सेल कर रहे हो, उस एक स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से आपका जो टैक्स स्लैब है, किस टैक्स ब्रैकेट है, कि आपके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय दिस. फॉर एग्जांपल, सेलिंग losing investments to offset gains, a strategy known as tax loss harvesting, can reduce taxable income. अगर आप अपनी उस पॉइंट पे, जिस समय पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट, सर्टेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस हो रहा है, लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट है, उनको उस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो जब आपके कुछ और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में है, गेन में है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग. Retirement planning. For retirees or those planning for retirement, understanding the tax implications of selling investments is crucial. Proper planning can help ensure that retirees have enough after-tax income to meet their needs. रिटायरीज को ये देखना है कि आपको जब भी वो रिटायरमेंट अपनी प्लान कर रहे हैं, जब भी रिटायरमेंट एज हो, उस समय पे आपको ये देखना है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उन्हें सेल करते हो तो उसकी वजह से आपके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी और आपको अपनी आफ्टर टैक्स इनकम कितनी मिलेगी आफ्टर टू मीट योर ओन पर्सनल नीड्स. अवॉइडिंग टैक्स ट्रैप्स. विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, इन्वेस्टर्स में इनएडवेंटली ट्रिगर हायर टैक्सेस. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से कभी ये हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न्स भी अच्छे दिए, गेंस भी अच्छे दिए, पर गेंस अच्छे दिए तो ऑन द सेम हैंड उसी पॉइंट पे आपको ज़्यादा टैक्सेस भी तो देने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स इन अ सिंगल ईयर could push an individual into a higher tax bracket. अगर वो अपनी सारी चीज़ें, सारे इन्वेस्टमेंट, सारे जितने भी एसेट्स हैं, वो अगर एक ही साल में, सिंगल ईयर में ही सेल ऑफ कर देता है, तो डेफिनेटली वो इनवाइट कर रहा है किसको? हायर टैक्सेस को, रिजल्टिंग इन हायर टैक्सेस ऑन बोथ कैपिटल गेन्स एंड ऑर्डिनरी इनकम, जिसकी वजह से वो हायर टैक्स ब्रैकेट में फॉलो इन करेगा और डेफिनेटली ही और शी हैज टू पे मोर टैक्सेस. Estate planning. Capital gains tax planning is also important in the context of estate planning. Strategies such as gifting assets or setting up trusts can help manage potential tax liabilities for heirs. कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी कोई एसेट को गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप ट्रस्ट बना के कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर कुछ ऐसा करना है सो दैट कि आपके हेयर्स के ऊपर टैक्स लायबिलिटीज ना पड़े, ज़्यादा टैक्स लायबिलिटीज ना हो जाएं. Compliance and penalties. Understanding and planning for capital gains taxes help ensure compliance with tax laws. Avoiding potential penalties and interest charges from the IRS or other tax authorities. जो आपकी इनकम टैक्स रेगुलेटरी सर्विसेज हैं, वहाँ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके ऊपर कम टैक्स लायबिलिटी या कोई पेनल्टी इम्पोज ना हो जाए कैपिटल गेन के हेड के अंदर, सेक्शन के अंदर, तो आपको उसमें प्रॉपर सोच समझ कर उसके रूल्स को पढ़कर काम करना है. यू हैव टू कंप्लाई विद ईच नॉर्म्स governed under Capital Gain Act. Effective tax planning for capital gains requires a good understanding of tax laws, awareness of personal financial goals, and sometimes the advice of tax professionals or financial advisors. तो आपको effective tax planning अगर करनी है, तो you need to understand the tax laws,
आपको अवेयर रहना है अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के लिए, और कभी ज़रूरत पड़े तो यू नीड टू टेक द एडवाइस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स, हमारे दो टाइप के कैपिटल गेन है, एसटीसीजी और एलटीसीजी। अब एसटीसीजी के केस में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे। एसेट्स हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स, जो एसेट्स आपने 36 मंथ्स के केस में से कम के लिए एक्वायर करी हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है। और 12 मंथ फॉर द केस ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, वो अगर आपने 12 मंथ से कम होल्ड कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म एसेट में आएंगे। और अगर कोई भी एसेट आपने 36 मंथ से कम के लिए यूज करी है, पोजेस करी है, तो वो भी एसटीसीजी में आएगी। इन इंडिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीसीजी टैक्स अप्लाइज टू द प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये किसके लिए है, कैपिटल एसेट अगर आप सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पर अप्लाई होता है। हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ और लेस। However, for certain assets like equity shares or units of an equity-oriented mutual fund, इक्विटी शेयर्स में आपने करा हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और वो होल्डिंग आपकी 12 मंथ से कम है, 12 मंथ्स या उससे कम है, तो वो एसटीसीजी का पार्ट है। द टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर एसटीसीजी इन इंडिया वेरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसेट सोल्ड एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। कुछ पॉइंट्स हमें इसमें ध्यान में रखने हैं। क्या होल्डिंग पीरियड इट शुड बी 12 मंथ्स और लेस, किस केस में, लुक एट द हेडिंग इक्विटी शेयर्स and equity oriented mutual funds listed on a recognized stock exchange। अगर किसी recognized stock exchange से ट्रेड करते हुए आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, 12 मंथ और लेस। अब कितना टैक्स रेट इस पे एप्लीकेबल है, एसटीसीजी फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी oriented mutual fund subject to securities transaction tax or STT is taxed at a flat rate of 15% plus applicable surcharge and cess। 15% का इसमें टैक्स है और उसके अलावा कुछ सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है या सेस एप्लीकेबल है तो वो भी चार्ज किया जाएगा। अदर एसेट्स, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ अदर एसेट्स हैं लाइक रियल एस्टेट है, डेब्ट्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड है एक्सेट्रा, तो उनका होल्डिंग पीरियड आपके पास होना चाहिए 36 मंथ्स और लेस। अब इसमें टैक्स रेट कितना है, एसटीसीजी फ्रॉम द सेल ऑफ अदर एसेट इज एडेड टू द इंडिविजुअल्स टोटल इनकम एंड टैक्स एट द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। दिस मीन्स द गेन्स आर टैक्स्ड एज पर इंडिविजुअल्स मार्जिनल टैक्स रेट which could range from 5% to 30%। इसमें जो रेट है वो आपका मार्जिनल टैक्स रेट है और किसी भी रेंज में, मतलब 5 to 30% की रेंज के बीच में किसी पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस डिपेंडिंग ऑन दी टोटल इनकम। अब इसमें जो कैपिटल गेन्स मतलब एसटीसीजी से आपको प्रॉफिट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, उसको आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। एसटीसीजी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप ऑफसेट कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर कोई हो रखा है तो उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। एनी अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर्स। अगर आपका इस साल सेट ऑफ करने के बावजूद भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा लॉस, तो आपको उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स के, उसको कहते हैं हम कैरी फॉरवर्ड। पहला वाला सेट ऑफ का पॉइंट है, ये हमारा सेट ऑफ है। और अगर इसके बाद भी हमारे कुछ बैलेंस बाकी रह जा रहा है लॉस का, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कब तक के लिए, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स। आप उसे कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स।
and can be set off against short term and long term capital gains in those years. किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोथ के अगेंस्ट. STCG को जब हम फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर रहे हैं तो कहाँ किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म, सॉरी ये STCLL लॉसेस को हम सेटल कर रहे हैं STCG से और LTCG से. गॉट इट? अब इसमें हमें कुछ मिल जाती है एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस. नो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U आर अवेलेबल फ्रॉम STCG ऑन इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. अगर आपका जो गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से है तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 80C से 80U तक. जो डिडक्शन है हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें से कोई भी डिडक्शन आपके लिए नहीं है इफ यू आर इन्वेस्टिंग गेटिंग अ STCG फ्रॉम इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड. For other assets, the usual deductions under section 80C to 80U can be availed from the total income, including STCG. इसके बाद आते हैं हमारे एडवांस टैक्स. If the total tax liability exceeds ₹10,000 in a financial year, taxpayers are required to pay advance tax on their STCG. अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 या उससे ज़्यादा बनती है, 10,000 से ज़्यादा बनती है, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा. फेलियर टू पे एडवांस टैक्स कैन रिजल्ट इन इंटरेस्ट पेनल्टीज अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. अगर आप इसे नहीं पे कर पाए तो वो आपके लिए क्या पड़ेगा? पेनल्टी पड़ेगी. Understanding the tax implication of STCG in India help taxpayers manage their investments effectively. तो ये जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं STCG ऑफ इंडिया में, वो टैक्स पेयर्स को अपना इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली प्लान करने में हेल्प कर रही है. Ensuring compliance with tax laws and optimizing their after-tax returns. Consulting with a tax professional can provide personalized advice based on specific financial institutions. So specific financial institutions के जो आपके टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनसे हेल्प लेकर आप अपने STCG को प्लान कर सकते हैं. अब हमारी बात ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? एसेट दैट इज होल्ड मोर देन 36 मंथ्स, क्योंकि वहाँ लेस देन 36 मंथ्स था तो यहाँ मोर देन 36 मंथ्स, या फिर more than 12 months for the case of in the case of equities. In India, long-term capital gains LTCG tax applies to the profits earned from the sale of capital asset. Long-term capital gain कब जनरेट होता है, कब अपीयर होगा? जब आप कैपिटल एसेट को सेल करेंगे जिसको आपने पोजेस किया हो, अदर एसेट को 36 मंथ से ज़्यादा या इक्विटीज को 12 मंथ से ज़्यादा. हेल्ड फॉर मोर देन अ स्पेसिफाइड period. The holding period for different types of asset varies. Holding period दोनों हर assets के लिए different है. कुछ key points regarding LTCG और उसके tax implications इस according है. सबसे पहले इसमें भी हम बात करेंगे equity shares की और equity oriented mutual fund की, listed on a recognized stock exchange. इसका holding period कितना होना चाहिए? You all are very aware of this, from more than 12 months. Tax rate कितना है इसमें? LTCG exceeding ₹1 lakh. अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर 10% का टैक्स रेट है प्लस सरचार्ज और विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. अब ये इंडेक्सेशन क्या है ये मैं अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताऊंगी. तो इस पॉइंट पे क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि ये टैक्स रेट STCG के इसमें कितना था? ये टैक्स रेट STCG के केस में कितना था? 15% था. मैंने यही कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, आप किसी एसेट को लॉन्ग टर्म सिक्योर कर लेते हैं, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को
वैसे ही रिड्यूस कर रहे हैं। एग्जेम्पशन क्या है? गेन्स अप टू ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो क्या है? गेन अप टू ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें एक एग्जेम्पशन है कि 1 लाख से ज़्यादा ये 1 लाख तक का अगर आपको LTCG हो रहा है, किससे? इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। अब आती है आपकी अदर एसेट्स की बारी, जिसमें आते हैं हम डेब्ट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर एसेट्स के ऊपर। तो उसका होल्डिंग पीरियड कितना है हमारा? मोर देन 36 मंथ्स। टैक्स रेट इसमें है LTCG इज टैक्स एट 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। इंडेक्सेशन अलाउज एडजस्टिंग द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट फॉर इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग द ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इंडेक्सेशन बाद में बताऊंगी, हालांकि अभी भी मैं इसे और डिटेल में बताऊंगी। पर इंडेक्सेशन है क्या? इंडेक्सेशन है कि आपने परचेज प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट? इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने परचेज की थी कोई चीज़ तो बहुत पहले करी थी तो मनी की वैल्यू जो थी वो ज़्यादा थी। अब इन्फ्लेशन के साथ साथ मनी की जो परचेसिंग पावर है वो कम होती जा रही है। तो आप उस रेट से, उस इन्फ्लेशन के रेट से आप अपने परचेज प्राइस को एडजस्ट कर देते हैं, सो दैट कि जो आपका गेन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ना दिखे। एग्जेम्पशन है देयर इज, इस केस में कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं है, जैसे कि पिछले केस में थी 1 लाख रुपीज तक की। कुछ स्पेशल केसेस अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स। अब अगर मैंने कहा था देखो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो आपके शेयर्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक केस हो गया। अब हम ऐसा क्या करें, जो हमारे शेयर्स अनलिस्टेड हैं पर वो हमारे पास हैं, फॉर अनलिस्टेड शेयर्स द होल्डिंग पीरियड फॉर कंसिडरिंग गेन्स एज लॉन्ग टर्म इज 24 मंथ। अगर अनलिस्टेड शेयर्स पे आपको LTCG देखना है तो आपको सबसे पहली बात वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तभी आएगा जब आपने उसे 24 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड किया हो। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में क्या है? फॉर लिस्टेड बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज द होल्डिंग पीरियड फॉर कंसिडरिंग गेन्स एज लॉन्ग टर्म इज 12 मंथ। लिस्टेड बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में आपने उसे कम से कम 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया हो तो वो LTCG का पार्ट बनेंगे। अब इसमें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या नॉर्म्स है? LTCG कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। ठीक है, केवल देखो उसमें दोनों थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को केवल और केवल आप LTCG से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Any unobserved losses can be carried forward to subsequent years। यहाँ पे भी आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो, कब तक के लिए? Up to a maximum of 8 years and can be set off against long term capital gains for those year। और कितने सालों के लिए? 8 years। ठीक है, केवल और केवल किससे? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा तो ही। किसको कवर कर सकते हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस हैं ये। एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 54, 54 EC एंड 54 F। सेक्शन 54 क्या कहता है? एग्जाम्पशन ऑन LTCG फ्रॉम द सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। किस केस में है ये? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की एग्जाम्पशन है। If the gains are reinvested in another residential property within a specified period, अगर आप एक specified period के अंदर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर उसी से उस रीइन्वेस्टमेंट करके कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो आपको सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सेक्शन 54 EC, exemption on LTCG if the gains are invested in a specified bonds such as those issued by National Highway Authority of India or Rural Electrification Corporation within 6 months of the sale। 6 महीने के अंदर सेल करते ही कुछ बॉन्ड जो स्पेसिफिकली इशू हुए हैं, आपने कुछ और बॉन्ड्स खरीद लिए, लाइक ये वाले
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के आपने बॉन्ड खरीद लिए विद इन 6 months टाइम स्पेन, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, और इसमें जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है ₹50 लाख। सेक्शन 54F, 54F किसके लिए है? एग्जेम्पशन ऑन LTCG फ्रॉम द सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप सेल कर रहे हैं अदर देन द रेसिडेंशियल हाउस, if the net consideration is reinvested in residential house within a specified year। आप नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो वो उसमें एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 54F में। ये क्या है? एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल ऑफ करी, दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली। इसमें क्या किया आपने? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने उस पैसे को निकालकर कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स आपने परचेज करे तो ईसी मिलेगा। और आपने अदर देन लॉन्ग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल ऑफ करा और आपको जनरेट हुए क्या? जो फंड जनरेट हुए उसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो वो कहलाएगा हमारा सेक्शन 54F। अब इनकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमने सिर्फ ये ध्यान किया कि 54 क्या है, 54EC क्या है और 54F क्या है। क्लियर? एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करके दूसरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी भी चीज से हुआ हो, जो फंड हमें मिला है उसमें से 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम आपने किस में इन्वेस्ट किया? कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो ईसी मिलेगी। और जब क्या है आपने नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल आउट किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जनरेट हुआ है और उसको आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड टू परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस, तो आपको वो एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 54F की। अब ये एडवांस टैक्स क्या है? If the total tax liability exceeds ₹10,000 in a financial year, taxpayers are required to pay advance tax on their LTCG. Failure to pay advance tax can result in interest penalties under section 234B and 234C of the Income Tax Act। अब क्या है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA। इफ द टैक्स पेयर इज अ नॉन रेसिडेंट, अगर जो टैक्स पेयर है वो हमारा नॉन रेसिडेंट है, द प्रोविजंस ऑफ DTAA बिटवीन इंडिया एंड द टैक्स पेयर्स कंट्री ऑफ रेसिडेंस में अप्लाई। तो आपका जो DTAA एग्रीमेंट होगा वो किस में होगा? एक तो इंडिया और जिस कंट्री में वो टैक्स पेयर रह रहा है वहाँ पे वो अप्लाई करेगा। पोटेंशियली ऑफरिंग रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन, सो दैट कि ऐसा ना हो कि वो सेम इनकम पे दोनों कंट्रीज में टैक्सेस पे कर रहा हो। अंडरस्टैंडिंग द टैक्स implications of LTCG in India help taxpayers manage their investments effectively, ensuring compliance with tax laws and optimizing their after-tax returns. Consulting with a tax professional can provide personalized advice based on specific financial situations. अब इसमें जो टैक्स रेट और रेगुलेशंस रहते हैं वो क्या हैं? Here is an overview of the latest tax rates for short-term capital gains, STCG, and long-term capital gains in India. Short-term capital gain STCG हमारे इंडिया में है इक्विटी शेयर और इक्विटी के ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के केस में, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसमें है होल्डिंग पीरियड का 12 मंथ और लेस है और टैक्स रेट इसमें एप्लीकेबल है 15% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। और अदर के केस में कितना है? होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स है या फिर उससे लेस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में यस। टैक्स रेट कितना है? STCG फ्रॉम दीज एसेट्स इज एडेड टू द इंडिविजुअल्स टोटल इनकम एंड टैक्स एट द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब क्या है इसमें टैक्स स्लैब? अगर 2.5 लाख तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो निल है टैक्स रेट, मतलब
1,50,001 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक है तो 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक है, 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख रुपीज़ तक है तो 20%, इनकम अबव रुपीज़ 10 लाख 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अब हमारे देखो, पर इसमें क्या था, दो कैटेगरीज हमारी हर जगह हैं, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एक तरफ है, उस कैटेगरी में मोर देन 12%, अगर 12 मंथ्स है तो 10% एप्लीकेबल है, ठीक है, उस पर सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल होगा। और गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, ठीक है, अगर 1 लाख या 1 लाख तक का गेन होता है विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तो उस पर आपको जो टैक्स रेट देना है वो है 10%। डेट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर एसेट्स के केस में है तो होल्डिंग पीरियड है मोर देन 36 मंथ, और टैक्स रेट कितना है एप्लीकेबल 20% प्लस सरचार्ज और सेस विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ भी मुझे 20% का टैक्स देना है, किसके केस में, डेट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर एसेट्स के केस में। अब हमें पढ़ना है, अब बहुत देर से हम बात कर रहे थे कि ये सरचार्ज सेस प्लस सरचार्ज सेस, तो अभी सरचार्ज और सेस क्या है। सरचार्ज डिपेंडिंग ऑन द टोटल इनकम है, आ सरचार्ज इज एप्लीकेबल एज फॉलोज, 10% ऑफ इनकम टैक्स इफ द इनकम एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है पर 1 करोड़ से कम है तो आपको एडिशनल सरचार्ज 10% का देना होगा। ये हायर लोगों के लिए होता है जो हायर इनकम होल्डर्स हैं। 15% of income tax if total income exceeds ₹1 करोड़ but not exceed ₹2 करोड़, 1 से 2 करोड़ के रेंज में है तो 15%, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक हैं तो 25%, 37% है अगर इनकम एक्सीडिंग 5 करोड़। सेस क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस एट 4% ऑफ द टोटल ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस हो रहा है किसके ऊपर, कितनी परसेंट पे, 4% पे, किसके ऊपर लेवी हो रहा है, टोटल ऑफ इनकम टैक्स, टोटल ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड सरचार्ज, तो वो ऐड करके जो आपके इनकम आ रही है उसके ऊपर आपको 4% का सेस देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे, जैसे इसमें अनलिस्टेड शेयर्स जो थे हमारे, अनलिस्टेड शेयर्स में आपका जो पोजीशन पीरियड है वो 24 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए और ये टैक्स होंगे 20% विथ इंडेक्सेशन। और जो लिस्टेड बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो है, इसमें होल्डिंग पीरियड है आपका 12 मंथ्स और इसमें जो टैक्सेशन है वो टैक्स होगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये विद इंडेक्सेशन है और ये विदाउट इंडेक्सेशन है। जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है उनको एडवांस टैक्स पे करना है, STCG पे भी और LTCG पे भी। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारा जो साइन हुआ था ये हुआ था इंडिया में, और जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस है किसकी, टैक्स पेयर की, विच अफेक्ट टैक्स रेट ऑन कैपिटल। इसके अलावा मतलब अभी तक के सारे मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, पर इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन है यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी टैक्स प्रोफेशनल। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किसको, सेक्शन 54 एग्जेम्पशन ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी if certain conditions are met. This section is aimed at encouraging reinvestment in residential properties and provides tax relief to the taxpayers under specific conditions. उसमें कुछ डिटेल हमारे पॉइंट्स हैं, वो है the exemption applies to long-term capital gains arising from the sale of residential property, a house or a plot of land. एलिजिबल एसएससी हमारा कौन है, द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, केवल इनको एलिजिबल हैं ये लोग। और क्यों एलिजिबल है, व्हेन दे परचेज और कंस्ट्रक्ट अ न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, या तो वो परचेज कर लेते हैं कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। द कैपिटल गेन्स मस्ट बी री इन्वेस्टेड इन द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया।
टाइमलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें? परचेज ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मस्ट बी परचेज ईदर 1 ईयर बिफोर और विद इन 2 ईयर्स, या तो 1 साल पहले खरीद ली हो सेल करने से, या 2 साल के अंदर अंदर सेल करने के, आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र होने से, जिसको भी सेल करी है उसको ट्रांसफ़र होने के 2 साल के अंदर अंदर या फिर 1 साल पहले। या आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी का केस है तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया है उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ली हो। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना है इसमें? द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज द लोअर ऑफ किसका? द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल जो आपका ट्रांसफर किया है, मतलब जो आपने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, उससे जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, या द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्टेड, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसकी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है? एज पर अमेंडमेंट्स एन इंडिविजुअल कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर इन्वेस्टमेंट इन अप टू 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 प्रॉपर्टीज तक आप इसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54। और इफ द कैपिटल गेन्स डू नॉट एक्सीड 2 करोड़, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो जाता। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल वंस इन अ लाइफ टाइम, और ये जो ऑप्शन है ये वंस इन अ लाइफ टाइम अवेलेबल है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता 2 घर बनाना। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, सी गैस, ये क्या है? इफ द कैपिटल गेन्स आर नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्रॉपर्टी before the due date of filing the income tax return, the amount can be deposited in a capital gain account scheme. अगर आप तुरंत ही कोई नई प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे हो, या परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जितना कैपिटल गेन हुआ है वो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर डिपॉजिट कर सकते हो। द डिपॉजिटेड अमाउंट मस्ट बी यूज विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम्स, और उसको यूज़ आप ऐसे कर पाओगे, मेंशन है उसका विड्रॉल और यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे? द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द सी गैस मस्ट बी यूज ओनली फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, जो उस फंड में, जो उस स्कीम में पैसा पड़ा है, किसमें? सी गैस में, वो केवल और केवल न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में ही यूज़ होगा। Any unutilized amount in the C gas after the specified period will be treated as capital gains and taxed accordingly. और कुछ भी उसमें unutilized amount है, any unutilized amount in the C gas after the specified period will be treated as capital gain and taxed accordingly. अगर आपका फिर भी पैसा उसमें बचा रह जाता है तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा और वो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स किया जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, अगर आप न्यू प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? इफ द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्टेड टू क्लेम द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 इज सोल्ड विद इन द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज और कंस्ट्रक्शन, द एग्जेम्पशन क्लेम्ड विल बी रिवर्स्ड। अगर आपने 54 का एग्जेम्पशन लिया, ठीक है, नई प्रॉपर्टी परचेज करी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल आउट करी और न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली, जो न्यू प्रॉपर्टी आपने परचेज करी उसको आपने विद इन अ 3 years टाइम स्पेन आपने उसे फर्दर सेल आउट कर दिया, तो आपको जो एग्जेम्पशन मिली है सेक्शन 54 के अंडर वो रिवर्स हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम कर ली जाएगी ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स ऑन द सेल। द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, जो आपने पहले एग्जेम्पशन क्लेम कर ली है वो रिड्यूस कर दी जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से, और फिर वो कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाएगी। अब हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज यू सेल अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कितना? 50 लाख का।
उसमें से आपने 40 लाख इसकी एक नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया विद इन 2 ईयर्स। ओके हो गया। तो आपने क्लेम कर ली एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितने की, परचेज प्राइस की, या जितने का कैपिटल गेन हुआ था उनमें से जो वैल्यू लो है, तो 50 लाख और 40 लाख में से जो लोअर वैल्यू है दैट इज 40 लाख, वो हमने क्लेम कर लिया। The remaining of rupees 10 lakh will be subject to capital gain tax। अब ये जो बाकी बचा हुआ 10 लाख है इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपका गेन था 50 का और उसमें से एग्जाम्पशन आपने कितने की ली है, केवल 40 की। तो जो 10 है उसके ऊपर आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। So the conclusion is Section 54 provides a significant tax benefit for taxpayers who reinvest their capital gains from the sale of a residential property into another residential property by meeting the specified conditions and timeliness. Taxpayers can effectively reduce or eliminate their capital gains tax liability. It is advisable to consult with a tax professional to ensure compliance with all the conditions and to make the most of the exemptions. Thank you.